बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वाशिंगटन डीसी से गिलगित बल्तिस्तान तक इंतखाबी जो सूरत हाल है वो इंतहाई गर्मा गर्म है और अमरीकी सदारती इंतखाबात का अगर अहवाल आपके सामने रखें तो वहां पर ताहाल वोटों की गिनती जारी है और व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा इसका फैसला हतमी तौर पर होना बाकी है। जो प्रोजेक्शंस अमेरिकन मीडिया की जानिब से आ रही हैं तो जो डेमोक्रेट उम्मीदवार है जो बाइडेन साहब वो 264 इलेक्टोरल वोट लेकर बहुत करीब है अपनी मंजिल के। 270 अगर हासिल कर लेते हैं इलेक्टोरल वोट्स तो नए सदर अमेरिका के जो बाइडेन होंगे और नेवाडा की जो स्टेट है उसके 6 वोट्स बड़े क्रिटिकल करार दिए जा रहे हैं, जबकि अमेरिकी मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप वो 214 इलेक्टोरल वोट्स लेकर काफी पीछे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो काफी इस इलेक्शन के जो काउंट हो रहा है, स्पेशली जो ये अर्ली बैलेट हुआ था कोविड-19 की वजह से, जिनकी वोटों की गिनती अभी भी जारी है। 3 नवंबर को इलेक्शन हुए थे, आज 5 नवंबर है, ताहाल नताइज नहीं आए। उन्होंने बहुत से स्टेट्स में रिकाउंट की दरखास्तें जमा कराई हैं और यूएस सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इंदिया दिया हुआ है। दूसरी तरफ ये तो हमने आपको अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का बताया और आगे चलकर सेकंड सेगमेंट पे इस पर हम जरा खसूसी गुफ्तगू भी करेंगे, इसको मुख्तलिफ जावियों से जांचने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ आए, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था, वाशिंगटन डीसी से गिलगित बल्तिस्तान तक तो जीबी की जो 24 नशिस्तें हैं उस पर इंतखाबात होने जा रहे हैं 15 नवंबर को। पहले अगस्त में होने थे लेकिन फिर कोविड-19 की वजह से इन्हें मुलतवी किया गया और 15 नवंबर को ये इलेक्शन इंशाल्लाह होने जा रहे हैं। और इंतखाबी जो कैंपेनिंग है, इलेक्शनियरिंग, वो अरूज पे है। हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफी दिनों से वहां पर मौजूद है और मेरे ख्याल में हर जीबी का जो हल्का है वहां पर वो खिताबात कर रहे हैं। आज मरियम नवाज साहबा वहां पर मौजूद थी, उन्होंने स्कर्दू में खिताब किया। वजीर आजम इमरान खान साहब लास्ट सैटरडे वहां पर मौजूद थे और यौम आज़ादी का दिन था, 73वां यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान का, और वहां पर उन्होंने इसे अबूरी सूबा बनाने के हवाले से भी ऐलान किया कि इलेक्शन के बाद इसको स्टेटस दिया जाएगा। अली मीन गंडोपुर साहब जो मिनिस्टर हैं वो स्पेयर हेड कर रहे हैं। इस हवाले से जरूर जानेंगे क्योंकि एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट्स भी वहां से आ रही हैं जो कि हम देख रहे थे मुख्तलिफ जलसों में आ रही हैं। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जोराना दिया था अपनी जो हलीफ जमातें उनके एजाज में, और हमने देखा कि उसमें जीटीए शरीक थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, जमहूरी वतन पार्टी थी, एमक्यूएम पाकिस्तान, लेकिन जो उनकी अहम एलाई है पीएमएलक्यू वो उन्होंने शिरकत नहीं की और उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वो हम देख रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स पे तारिक बशीर चीमा साहब जो फेडरल मिनिस्टर है उसका इजहार कर रहे थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है, उन्होंने खिताब किया कि जितने भी वादे किए गए अपने हलीफों के साथ उनको पूरा किया जाएगा और तहफ़्फ़ुज़ात जो है इनके दूर किए जाएंगे। साथ में उनका यह भी कहना था कि ये जो इकट्ठ है, हुकूमती इकट्ठ, ये पाकिस्तान बचाने के लिए, और जो अपोजिशन का इकट्ठ है पीडीएम की सूरत में, ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज जरा गुफ्तगू करेंगे। पहले हाफ में एक बड़ा नुमाइंदा पॉलिटिकल पैनल हमें ज्वाइन करेगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली मोहम्मद खान साहब, आप वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आप चंद लम्हों बाद हमें खुरम दस्तगीर खान साहब भी ज्वाइन करेंगे जो नून लीग के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं, तो मैं देख रहा था कि काफी लोग इस चीज में बैनुल सतूर बहुत से माने निकाल रहे थे कि पीएमएलक्यू की 5 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में और आप लोगों की जो मेजॉरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, ओवरवेलमिंग नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी है और आपके पास और हलीफों के साथ मिलकर है। तो आपके लिए बायसे परेशानी है वज़ीर आज़म की दावत में उनका शिरकत ना करना, फिर जो है वो मुने सिलाई का ट्वीट भी करना कि हमारा वोट देने का आपके साथ मुआहदा खानों पे आने का नहीं है। आप इसको, आप समझते ज्यादा इसको ब्लो अप किया जा रहा है, एक रूटीन की बात है, क्योंकि इससे पहले बजट पास होने के वक्त भी दावत दी गई थी, शाइया था, उसमें भी शिरकत से माजरत कर ली थी पीएमएलक्यू की लीडरशिप ने। अली मोहम्मद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। जो एलाइज होते हैं हुकूमती, आपके साथ आपके हिमायती होते हैं, इत्तेहादी होते हैं, उनके बीच में हर वक्त 100% एग्रीमेंट बहुत सी चीजों पे नहीं होता। जिस एग्रीमेंट भी होता है और अपने बीच के कुछ चीजों पे इख्तिलाफ रखने के बावजूद आप आगे चलते हैं। तो मुस्लिम लीग क्यों ने ये साबित किया है, जो हमारे एलाई हैं, पंजाब में भी हमारे एलाई हैं और मरकज में भी हैं, कि वो मुश्किल हालात में इमरान खान साहब के साथ और हुकूमत के साथ वो खड़े रहे हैं।
और कुछ माजी में भी उनकी शिकायत आई, कुछ उसमें दूर हुई, कुछ रह गई। लेकिन एक चीज उन्होंने ये भी साबित की है कि चाहे उनकी कोई बात रद्द हो या उनकी शिकायत हो, लेकिन हुकूमत के साथ वो खड़े हो मजबूती से हैं। तो हुकूमत इत्तेहाद को मैं कोई नुकसान नहीं देख रहा। हाँ, ये मैं अलबत्ता जरूर एडमिट करूंगा कि आपकी जो बात आपने की है कि क्या ये एक रूटीन की बात है, नहीं, इसको इस तरह रूटीन के तौर पे नहीं लिया जा सकता, ना हम इसको लेंगे। जाहिर है उनकी तरफ से नाराजगी का एक इजहार हुआ है, मुन्ने सलाई साहब ने ट्वीट किया है, और उसको देख लिया जाएगा इंशाल्लाह। पंजाब के लेवल पर सरदार उस्मान मोहम्मद बुज़दार साहब और गवर्नर पंजाब जो है चौधरी सरवर साहब, और मरकज में जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद इसको देख लेंगे इन इशूज को, और विल बी सॉर्टेड आउट। एलाइज के साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट में इस तरह के मामला होना ये एक आम सी बात है, होता है। सब कुछ हर वक्त 100% एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई कोलिशन से वो निकल रहे हैं, हुकूमत को खतरा है। एलाइज के बीच में मसले मसाइल चलते रहते हैं, ये सियासत का हिस्सा है। टाइमिंग्स की, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब आप खुद भी एक मुतहरक सियासतदान है, टाइमिंग्स बड़े मैटर करते हैं। पीडीएम जो है आज भी मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो तकारीर तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से कर रहे थे, लेकिन वो साथ में आपकी हुकूमत को हटाने और इसे ये करार देने के जो जीबी का इलेक्शन है वो एक आखिरी धक्का साबित हो सकता है। तो ये टाइमिंग्स और फिर पीएमएलक्यू का नाम, और दूसरा तारिक बशीर चीमा साहब आपके कुलीग है, कैबिनेट कुलीग है, उनकी जानिब से डिफरेंट टेलीविजन इंटरव्यूज में कहना है कि जी 8 माह से मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से नहीं मुलाकात हुई, मुशावरत में नहीं शामिल किया जाता। तो इसको अगर जोड़ा जाए तो फिर तो ये सूरत हाल बायसे तशवीश नहीं है। मैंने आपको दोबारा बात की कि घर में दो भाइयों के बीच में कुछ बातों पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है जी, वो हुआ है, एक रूटीन की बात है डिसएग्रीमेंट होना, किसी एक जमात के अंदर भी होता है। इस तरह भी इनकी जमात में जो कादिर बलोच साहब हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज की जी, जो बयानिया है, जो फौज के खिलाफ है, जो रियासती इदारों के खिलाफ है, उसको रद्द करके बगावत की है। तो पार्टी के अंदर भी ऐसे मामला होते हैं। लेकिन एक चीज और भी है जी, मेरे ख्याल उनकी सियासत पे नजर है, वो उस बात को जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे जो दो बड़े एलाइज हैं पंजाब में पीएमएलक्यू और सिंध पे एमक्यूएम, तो हुकूमत के खिलाफ जो दो बड़ी जमातें बरसर पैकार हैं, पंजाब से मुस्लिम लीग नवाज क्योंकि वो पंजाब की जमात बन के रह गई है, और पीपल्स पार्टी जो अब इंटीरियर सिंध की जमात बन के रह गई है। तो सिंध में जहां पीपल्स पार्टी हमारी सबसे बड़ी मुखालिफ है हुकूमत की, उसकी सबसे बड़ी मुखालिफ एमक्यूएम है जो हमारे साथ है। तो हमसे अगर खुदा न खास्ता किसी बात पे, किसी दो चीजों पे डिसएग्रीमेंट हो भी जाता है, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो जाके पीपल्स पार्टी को गले लगा लेंगे। और पंजाब में हमसे ज्यादा पीएमएलक्यू जो है मुस्लिम लीग नवाज की मुखालिफ जमात है, और उनके खिलाफ उन्होंने, उनकी सियासत शुरू ही मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ हुई है। तो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी वाले खातिर जमा रखें, ये हमारे आपस के मामला हैं, हम उसको हल कर लेंगे। कभी थोड़ी बहुत नाराजगी भी हो जाती है, तो वो एक ठीक है। जरा मैं आपसे ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से आपका कमेंट लेना चाहूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी फीवरिश इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अभी मैंने इब्तदाई में अमरीका इंतखाबात की भी बात की, वहाँ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्रॉड और धांधली की बातें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जी ये इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और उन्होंने मुबैना धांधली की पहले से कह दिया कि अगर धांधली हुई तो फिर वो इसलिए यहाँ पर मौजूद है, 20-22 दिन से इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। और जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन, उस हवाले से भी उन्होंने काफ़ी सख्त जबान इस्तेमाल की। मैं आपसे जानना चाहूँगा पीटीआई के लिए, क्योंकि इससे पहले जब पीपीपी की गवर्नमेंट थी तो मुझे याद है जीबी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई थी, फिर पिछले 5 साल नून लीग की हुकूमत थी तो गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत बन गई। इस दफा पीटीआई क्या एक्सपेक्ट कर रही है? गिलगित बल्तिस्तान ये एक बड़ा लिटमस टेस्ट हो सकता है अवामी जज्बात को नापने के हवाले से। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो जो गिलगित बल्तिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है और सारी जमातें अपनी प्रेजेंस शो कर रही हैं, लेकिन जो जल्द से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि माशाअल्लाह। अच्छा, कि एक तरफ एक जमात का चेयरमैन आ रहा है, दूसरी जो है एक जमात की सदर या डिफेक्टो प्रेसिडेंट वो आ रही है, और दूसरी तरफ सिर्फ हमारा एक कारकुन है इमरान खान जो है वो हम जलसे नहीं कर रहे। इमरान खान का एक सिपाही है अली हमीद खान गंडापुर, आप जलसे जाके देख लें, इमरान खान का सिपाही जो है वो उनकी लीडरशिप पे भारी पड़ रहा है।
अच्छा। ठीक है, सियासत में हाँ। ये एक अच्छा पॉजिटिव कल्चर है। अली मोहम्मद खान साहब, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ रोकना पड़ेगा, मैं आपकी इजाजत से। हामिद मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े मारूफ हमारे हाउस होल्ड नेम है, एंकर हैं और पाकिस्तान के हालात व वाक़यात पे गहरी नजर रखते हैं। उनका तजिया भी ले ले तो आप हमारे साथ ही रहेगा। अली मोहम्मद खान साहब, हामिद मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हामिद मीर साहब बताइएगा, जाहिर बात है यूएस इलेक्शंस पे तो हम बात कर ही रहे हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं, मरियम नवाज साहब भी वहां मौजूद है। अली मोहम्मद खान साहब से मैंने पूछा, वो कह रहे हैं कि मुराद सईद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब जो इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर के सिपाही हैं, वहां वो कैनवैसिंग कर रहे हैं और बड़े जलसे कर रहे हैं। इस हवाले से बताइए कि ये लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है अवामी जज्बात 15 नवंबर को इलेक्शंस जब होंगे, अगर हुक्मरान जमात पाकिस्तान की जीतती है वहां पर तो लोग इन पे एतमाद का इजहार करेंगे, और अगर पीपल्स पार्टी दावा कर रही है, मरियम नवाज साहब कर रही है, किस तरह देखते हैं इसके मुमकिन नताइज, क्या असरात मुरतब कर सकते हैं जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पोलिटिकल सिनेरियो पे? मैं तो अली मोहम्मद खान साहब की बात सुनना चाह रहा था, लेकिन उनकी आवाज में बाद में सुनूंगा। देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान के जो मारूजी हालात है ना जी, वो जरा डिफरेंट हैं पाकिस्तान से। और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट को आप ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान के जो अमूमी जो रायनामा है ये उसकी अक्कासी करता है। ठीक है। क्योंकि इस वक्त उनका जो बड़ा मसला है वो उनका आईनी मसाइल है। उनका वो कहते हैं जी हमारी सरजमीन पे आइन है, तो उनको एक अलग सूबे का स्टेटस चाहिए। तो उसके लिए उनका सबसे बड़ा मसला वो है। पाकिस्तान के लोगों का जो है वो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो महंगाई है और उनके मुआशी मसाइल हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ तो पहला इलेक्शन 2010 में हुआ है और वहाँ पर ये जो रवायत है, यानी कि ये मेरे ख्याल है तीसरा इलेक्शन होने वाला है जी। 2010 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उन्होंने उनको आईनी हकूक दिए थे और पहला इलेक्शन था वो पीपल्स पार्टी जीत गई थी। दूसरा इलेक्शन फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जीत गई थी। अब तीसरा इलेक्शन है तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इस्लामाबाद में। और अगर पिछले 2 इलेक्शन का रिजल्ट देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अब तहरीक इंसाफ की जो है वहाँ पे अक्सरियत आ सकती है। तो मैं ये नहीं समझता कि वहाँ पर जो रिजल्ट आएगा तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी वही हालात हैं। वहाँ पर आमतौर पे वही पार्टी हुकूमत बनाती है जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में होती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जी कि तहरीक इंसाफ को और मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इन तीनों पार्टियों को एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस का सामना है जी। और आप देखिए वहां पे जो जलसे हो रहे हैं तीनों पार्टियों के, उन तीनों पार्टियों के जलसों में कोरोना एसओपीज का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस सिलसिले में जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमीशन है उसने जो हदायत जारी की हुई हैं उनका भी बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। और कल जो इलेक्शन कमिश्नर है गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने इस हवाले से कहा भी है। तो ये तीनों जो बड़ी पार्टियां कैंपेन जरूर चलाएं और जलसे जरूर करें, लेकिन अगर थोड़े से एसओपीज का ख्याल कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा आपने कहा। हामिद साहब, जरा दोहराना जो आज हुआ है प्राइम मिनिस्टर, उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। पीएमएल क्यों नहीं आई, आप इसको किस तरह देखते हैं? 7 तारीख बशीर चीमा साहब का ये भी कहना है कि वोट हमने पहले भी दिया, वोट हम अभी भी देंगे, इत्तेहाद से नहीं जा रहे और पीडीएम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उनके जोराने में अदम शिरकत करना, आपका क्या एनालिसिस इस हवाले से, क्या माने रखता है? मेरा मसला ये है कि मेरे अब चौधरी बरादरान के साथ और मुन्नस लाई साहब के साथ और तारिक बशीर चीमा साहब के साथ बड़े बरादराना तल्लुकात हैं और बड़े पुराने तल्लुकात हैं। अच्छा। लेकिन मैं तमाम तर एहतराम को मलहूज़े खातिर रखते हुए यही कहूँगा कि मेरे बुजुर्ग भी हैं और मेरे भाई भी हैं सारे, कि एक तरफ आप कहते हैं जी हमने वोट तो देना ही देना है आपको जी, और दूसरी तरफ वो खाने पे बुलाते हैं तो आप खाने पे भी नहीं आते। पिछली दफा भी एक जोराना था तो उसमें भी वो नहीं आए थे, लेकिन जब ये एक डिसाइसिव मूवमेंट आई थी, जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और एफएटीएफ का बिल था, तो उसमें तो उन्होंने वोट दे दिया था। तो ये अब ये जो है ना वो एक 18 साल की दोशीजा की तरह रूठना जो है वो मुनासिब नहीं है इनके लिए, कि आपने वोट तो देना ही देना है लेकिन खाने पे नहीं आना। तो फिर टीवी पे इंटरव्यू में भी कहना जी कि चल चलाओ और बाद में उसकी तरदीद भी करनी है। तारिक बशीर चीमा साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में जो बात की उसकी उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में तरदीद कर दिया। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को कोई घबराने की जरूरत नहीं है
तो चौधरी बरादरान और तारिक बशीर चीमा साहब और मुन्नस लाई साहब हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं सारे। बस इनकी कुछ मसाइल हैं, कुछ इनकी शिकायतें हैं, वो दूर कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर एक्सक्लूसिव टाइम टू अस। अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आप मेंबर कौमी असम्बली है, फॉर्मर डिफेंस कॉमर्स मिनिस्टर। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। हामिद मीर साहब का तजिया ले रहे थे। खुर्रम साहब बताइएगा, मैंने हामिद मीर साहब के तो आपने जवाब सुन लिया होगा जो आज दौराना दिया था। अली मोहम्मद खान साहब से मैंने सवाल किया, वो पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, वो कहते हैं ये जी दो भाइयों में भी गिले शिकवे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उन्होंने अब्दुल कादिर अल्फ्रेड जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलूच साहब की एग्जाम्पल दी जो कि ठीक थी कि वो आप लोगों की पार्टी जो है वो आपके बयानिए की वजह से क्विट कर गए। इंतखाब चमकनी साहब कल बात कर रहे थे, इसके अलावा और भी हैं, जहांगीर खानजादा भी हैं MPA। मैं आपसे जानना चाहूंगा PMLN का जो अब का जो बयानिया है उसको तमाम जो PMLN के सरकर्दा रहनुमा है और जो आपके वर्कर्स हैं, मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली सेनेट हैं, वो उसको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमें डिफरेंट पिच पे नजर आती है कोलिशन PTI और PMLQ और PTI बिलखसूस, तो क्या PMLN के अंदर भी दरारें पाई जाती हैं इस हवाले से? खुर्रम दस्तगीर साहब जी, सबसे पहले तो इशू ये है कि हमारे ऊपर आज का तो ट्रायल नहीं शुरू हुआ ना। ट्रायल तो अब 4 साल हो गए हैं शुरू हुए हुए। जब से जो है एक डॉन लीक्स का वाकया हुआ, उसके बाद से मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई जो किसी करप्शन पर नहीं थी। उन्होंने कहा जी कि 10,000 दिरहम की तनख्वाह जो ली भी नहीं, उसकी बुनियाद पर हम उसे डिस्क्वालीफाई करते हैं। और फिर इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी हुआ और उसके बाद से जिस तरह एक इंतकाम का सिलसिला शुरू हुआ और उस तमाम इस जो ट्रायल का और मुश्किल का वक्त था, उसमें मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं, सूबाई असेंबली भी, सेनेट भी, कौमी असेंबली भी, वो अल्लाह ताला के करम से मुत्तहिद रहे हैं। एक दो जो कमजोर दिल के थे वो छोड़कर चले गए। लेकिन ये एक रिमार्केबल बात है कि ये वोट को इज्जत दो का नारा आज का तो नहीं है, वो तो 2017 नहीं, वो इदारों के हवाले से बात कर रहे थे कादिर बलूच साहब, इदारों के हवाले से मुत्तहिद रहेगी। वोट को इज्जत दो नहीं, वो इदारों के हवाले से जो मियां साहब का बयानिया है उसके हवाले से कादिर बलूच साहब कह रहे थे कि वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। जी, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि वोट को इज्जत दो और इदारों का बयानिया ये दो बातें नहीं है, ये एक ही बात है कि आईन पाकिस्तान की इब्तदाइया में जो लिखा गया है कि पाकिस्तान का इक्तदार आला अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। आईन में किसी इदारे का जिक्र नहीं है। आईन में ये जिक्र नहीं है कि अगर हिंदुस्तान का मामला हो तो वजीर आजम मफरूर हो जाएं। आईन में ये जिक्र नहीं है कश्मीर का मामला हो तो वजीर आजम अपोजिशन से बात करने से इनकार कर दें। आईन में कहीं नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान का इशू हो तो वजीर आजम मफरूर हो जाएं और आर्मी चीफ से कहें कि वो अपोजिशन से बात करें। फाटफ का मामला हो, हुकूमत पीछे हट जाए और अस्करी इदारों की जिम्मेदारी लगा दे। आईन में ये नहीं लिखा। आईन ये कहता है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो ये काम करेंगे और अगर जो वजीर आजम बने हुए हैं आज के सिलेक्टेड वजीर आजम वो अपनी जिम्मेदारी से मफरूर हैं और इदारों को स्टेप इन करना पड़ता है, तो हमारा बयानिया यही रहेगा, वोट को इज्जत दो। एक सिक्के का रुख है, दूसरा रुख ये है कि पाकिस्तान में आईन की अमलदारी होनी चाहिए और इक़्तिदार आला जो है उसका मरकज मुंतखब इदारों को होना है। तो ये दो अलग-अलग बातें नहीं है। जो लोग इस इशू पे आज कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं और छोड़कर जा रहे हैं वो उनकी सवाबदीद है कि वो पाकिस्तान का एक तारीखी लम्हा जिसमें वोट को इज्जत दो का नारा एक जमात नहीं 11 जमातें लगा रही हैं। सिर्फ गुजरांवाला, कराची और कोयटा में नहीं, वहां छोटे छोटे घांचे, एक जो आज गिलगित बल्तिस्तान में सकर्दू के करीब एक छोटा सा गांव है, वहां एक इज्तिमा हुआ है। वहां अगर वोट को इज्जत दो का नारा लग रहा है तो पूरी कौम ये कहती है कि पाकिस्तान की हुकूमत वही होनी चाहिए जिसे पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करें। ये नहीं कि कुछ इदारे जो हैं वो पहले जो है कभी डॉन लीक्स का इशू रेज कर दें, कभी डिस्क्वालीफाई करा दें, कभी मैंडेट चोरी कर दें और फिर अब आकर कहें कि अच्छा जी अगर हम कोई बात ये करता है तो फिर कहें ये तो इदारों की तौहीन हो रही है। इदारों का एहतराम जो है वो हमारे अंदर शामिल है, हमारे खून में शामिल है, लेकिन वो एहतराम उस वक्त तक है जब वो अपनी आईनी हदूद में रहें। आज भी मरियम नवाज साहिबा ने अस्कर्दू में, सियाचिन में जो हमारे फौजी लड़े उनको सलाम किया, इसलिए किया कि वो कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन जो लोग इन्हीं इदारों में से निकलकर, जो किरदार जो हैं इन्हीं इदारों में से निकलकर
दूसरे आईनी जगहों पर जाकर मैनिपुलेट करते हैं, उस पे हमारा एतराज है और रहेगा, क्योंकि हमें बिल आखिर किरदारों और इदारों के दरमियान फर्क करना है। ये अली मोहम्मद खान साहब, आपने सारा बयानिया सुन लिया जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा, क्या कहेंगे आप? इदारों किरदारों की उन्होंने बात की, वोट को इज्जत दो, उन्होंने कहा कोई ऐसा नारा नहीं है, और जो आइन में जो कुछ लिखा हुआ है उसके तहत नून लीग जो है वो चलना चाह रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो जो अहम मौके होते हैं उस पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन के सामने नहीं होते और मुज़ाकरात के लिए फिर स्टेप इन होना पड़ता है इदारों को। क्या कहेंगे अली मोहम्मद खान साहब? मैंने आज सुना सुबह कि इनकी जो लीडर हैं मरियम सफदरवान साहिबा, वो गिलगित बल्तिस्तान गई हैं जी, और वहां उन्होंने स्पीच करनी, तो अच्छी बात है। जिस तरह बिलावल जरदारी साहब गए हैं उसी तरह ये भी गए हैं। 2-2-3 बारियां ले चुके हैं, पाकिस्तान में 4 बारियां ले चुके हैं, पीपल्स पार्टी 3 बारियां ये ले चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अभी इनकी हुकूमत जो है वो खत्म हो रही है, तो जरूर इन्होंने बताया होगा, बिलावल साहब ने भी जाके और मरियम साहिबा ने भी जाके, कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए कितना जो है उन्होंने वहां काम किया है जी, कितना वहां उनकी आवाम जो है वो खुश है। और वो काम जो इमरान खान साहब ने 2 साल में आके गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा बनाने का ऐलान किया है, यार वजह है कि 30-40 साल से उनकी डिमांड है, लेकिन 4-4 हुकूमतें ये लोग बना के मरकज में और इन फेडरेटिंग यूनिट्स में, सूबों में, और साथ साथ AJK और GB में इनकी हुकूमतें बनी हैं, लेकिन उन्होंने ना जनूबी पंजाब बनाया, ना उन्होंने जो है गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया, ना उसके लिए कोई अमली इक़दामात किए, ना कश्मीर को, आजाद कश्मीर को जन्नत नजीर बनाया। ये इनकी सियासत है। वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, वोटर को भी इज्जत देना। ठीक, वोट को इज्जत दो का मतलब सिर्फ इन्होंने अपना इख्तिदार बना लिया है। वोट को इज्जत दो का मतलब बैत होता है, बैत, और उस पर फिर आपका सर चला जाता है, लेकिन आप गलत काम के आगे सर नहीं झुकाते। या वोट की इज्जत इस बात में नहीं है कि किसी से वोट लेकर उसके बाद आप उन बातों पे ईफा करें जो आपने वोट लेने वक्त उनसे आपने किए थे। या हुकूमत पाकिस्तान और उसके असासों की हिफाजत, करप्शन से दूर रहना, पाकिस्तान के खजाने की हिफाजत, फैसला साजी में अपनी जात को एक तरफ रख के मुल्की मफाद को सामने रखना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से दूर रहना, ठीक, पाकिस्तान में हुकूमत करके पैसे ना बनाना, पाकिस्तान का खजाना लूट के पाकिस्तान से बाहर ना बेचना, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के दुश्मनों से प्यार की पींगे ना बढ़ाना, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के दुश्मनों को अपने घर की शादियों में ना बुलाना, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के दुश्मनों को अल्लाह कहना कि हाँ कुलभूषण यादव है दुश्मन, था दुश्मन। क्या वोट की इज्जत ये नहीं डिमांड करती कि आप हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन है वहां जाके आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिलते? तो क्या सिर्फ वोट को इज्जत दो सिर्फ इनके इख्तिदार तक महदूद है, या वोट को इज्जत दो की कुछ और भी डिमांड? ये जरा खुर्रम साहब से पूछ लेते हैं। ये जो बयानियां ये लोग दे रहे हैं, ये जो गिलगित या स्कर्दू में जाके उन्होंने तकरीर की है, मैं इस खातून को कहना चाहता हूं कि अपनी सियासत की नजर आपने पाकिस्तान के इदारों को तो आपके वालिद साहब ने कर दिया, जो और इदारे थे फौज को खुदारा बख्शिए, क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन भी इस बात को जानता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है तो पाकिस्तान की फौज को नुकसान पहुंचाए। साफ साफ इनको कह रहा हूं, सिपाही में और जनरल रैंक में, सिपाही और अफसर रैंक में फर्क और स्पेस डालने की नाकाम कोशिश बंद कर दें। जी खुर्रम साहब, सुन लिया आपने जो वजीर पार्लिमानी अमूर हैं कि मैं सिपाही के तो साथ हूं लेकिन मैं किरदारों के साथ नहीं हूं। मैं इनको बताना चाहता हूं इदारों में किरदार नहीं होते, तो डिसिप्लिन फोर्स है, पूरी की पूरी फौज अपने सिपा सालार के एक इशारे पे खड़ी होती है और जान निसार करती है। आप जब इस तरह की बातें करते हैं, अगर आप वाकई हक पे हैं तो फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, कलमा पढ़ते और फिर उस वक्त इनकार करते जिस सिपा सालार के खिलाफ आज आपका एक मफरूर लीडर बात कर रहा है, वो उस वक्त उसको एक्सटेंशन ना देता। क्या उस वक्त उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी? क्योंकि NRO नहीं मिला, अब सब लोग ये लुब्बे लुबाब है, ये नचोड़ है अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू का। खुर्रम दस्तगीर साहब, इस सेगमेंट के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि ज़ाहिर बात है आप लोगों ने मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उनके सेक्रेटरी टेन्योर के लिए वोट दिया है, और ये एक हकीकत है, आप लोगों ने वोट दिया है। तो ये जो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी जोराने में ये कह रहे थे कि चूंकि अपोजिशन जाती मफाद पे बार्गेन करना चाहती है, इसलिए आपसे कोई डायलॉग नहीं हो सकता। सर, कोई लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन तो खोले ना। आप देखें ना, आज भी जो बाइडेन साहब जो है, जो अब मेरे ख्याल में अमरीकी सदर इलेक्ट हो जाएंगे, वो कह रहे थे ये सियासी दुश्मनी में ना बदलें इसको, इसमें जो है वो ठीक है सियासी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इसमें इतनी पोलराइजेशन, इतना तनाव ना हो जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जरा टोन और टेनर को ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कोई ना कोई बातचीत का दरवाजा तो खुला रहे। खुर्रम दस्तगीर साहब। अनवार साहब, आपका हुस्न ज़न अच्छा है, वरना ये बात आप इमरान खान साहब से कहें ना, जो गालिबन अपने 2.25 साल में 200 दफा कह चुके हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन सबको जेलों में डाल दूंगा। क्या ये तरीका है क्योंकि जमहूरियत के तहत हुकूमत चलाने का? बुग़्ज़ और कीने और इंतकाम से हुकूमतें नहीं चलती, और ये नहीं चली। और पाकिस्तान की अवाम को अब जाती तजर्बा हो गया है कि जो हुकूमतें वोट चोरी से आती हैं, वो आटा चोरी करती हैं, वो चीनी चोरी करती हैं, वो कश्मीर चोरी करवा देती हैं। अब मेरे भाई ने कहा जी दुश्मनों से पींगे। अब बात यह कि आज तक मियां नवाज शरीफ ने तो कभी गुड विशेस नहीं भेजी थी नरेंद्र मोदी को कि अगर मोदी साहब की गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाए तो कश्मीर के हल में आसानी होगी। हमने तो कभी ऐसा बयान नहीं दिया। हमने कभी हिंदुस्तान को इस हुकूमत की तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वोट नहीं दिया, इन्होंने दिया हिंदुस्तान को वोट। और हमने कभी कुलभूषण के लिए खुफिया कानून साजी नहीं की, जो 45 दिन पार्लियामान से मख्फी रखी गई, खुफिया रखी गई, और फिर दोबारा इसको इन्होंने पार्लियामेंट से एक्सटेंड करवाया और कहा जी ये वो हुकूमत है जो एक जासूस दहशतगर्द के लिए वकील ढूंढती फिर रही है पाकिस्तान में। तो वो क्या आईसीजे के फैसले में नहीं ये है? बातें मत करें दुश्मनों से पींगे की। और दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, चीनी के जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं वो आज भी काबीना में उनमें से एक बैठे हैं, एक तो मुल्क से बाहर है। पेट्रोल के सबसे बड़े उन्होंने वापस आने का ऐलान कर दिया, वैसे इस मामले में बेनिफिशियरी काबीना में बैठे हैं। जो आईपीपी के सबसे बड़े बेनिफिशियरी है वो काबीना में बैठे हैं। तो जितने भी पाकिस्तान के स्कैंडल्स हैं, चाहे वो दवाइयां हो, चीनी हो, आटा हो, पेट्रोल हो, आईपीपी हो, उसका सारा खुरा तो जाके वाकई काबीना से मिलता है। तो मेरी इस्तदा है कि ये जो इशू है कॉन्फ्लिक्ट, ये भी रेज करने की अब अथॉरिटी आपके पास नहीं रही। आखिरी बात, जी आखिरी बात, फिर इदारों का मामला और इदारों का मामला इंतहाई संजीदा मामला है। ठीक। और ये इसलिए उठाया जाता है कि शायद हमारे पीटीआई वालों को भूल गया है, वो नहीं याद करना चाहते कि इस मुल्क की आधी से ज्यादा जिंदगी फौजी आमरियतों में गुजरी है। पाकिस्तान में बहुत एक हिस्ट्री है, और एक जो लेटेस्ट फौजी आमरियत थी वो ज्यादा देर नहीं हुई उसको ऊपर हुए। मैं चाहूंगा कि जी आपने जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उठाया उसका जवाब ले लूं। पाकिस्तान की सियासत को और आकमियत को तरोड़ मरोड़ रहा है। जी मैं अली साहब मुझे बताएगा, ये क्योंकि आप कैबिनेट मेंबर है, ये खुर्रम साहब कहते हैं, नून लीग के सब लोग कहते हैं कि माफिया के खिलाफ आपने लड़ना है, लेकिन ताने बाने तो वो आपकी काबीना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आप क्योंकि कैबिनेट मेंबर है, ताने बाने वहां से जोड़ लेते हैं। इसका जरा जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, फिर अपने सेगमेंट को क्लोज कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब। वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी अपनी जमात के किसी काउंसलर से भी नहीं पूछा कि मियां आए तो तुम साइकिल पे थे, दुबई के टावर कहां से बना लाए, जिन्होंने किसी अपने काउंसलर से नहीं पूछा, वो हमसे सवाल करते हैं कि उस जमात से सवाल करते हैं जिसके सेक्रेटरी जनरल पे जब सवाल आया, वो शख्स जो इमरान खान साहब के सबसे करीब था, जब सवाल आया तो उससे सवाल हुआ, उसका नाम इंक्वायरी में आया, उससे सवालात हुए, और जब केस बनेगा वो वापस भी आएगा, नहीं तो वो फिर उसको बुला लिया जाएगा। ये कैसे सवाल कर सकते हैं? इन्होंने तो 3 बार वजीर आजम बन के किसी काउंसिलर से नहीं पूछा करप्शन का। ये तो करप्शन तो मैं समझता हूं इनके लिए इशू ही नहीं है। और मियां साहब वैसे खुद भी कह चुके थे एक जमाने में कि करप्शन इशू नहीं है पाकिस्तान का, ये भी करप्शन को इशू नहीं समझते, और नैब के और करप्शन के एंटी करप्शन के इदारों के खिलाफ है। तो आप इनसे नहीं पूछे तो बातचीत हो सकती है अपोजिशन के साथ ताकि सियासी दर्ज-ए-हरारत को कम किया जाए। खान साहब टुवर्ड्स महंगाई डबल डिजिट में है, पाकिस्तान के अवाम भूखे हैं, कत्ल हो गए हैं, आटे के हाथों, चीनी के हाथों, घी के हाथों। अली मोहम्मद खान साहब, महंगाई वो कह रहे हैं बहुत बड़ा इशू है ना करप्शन के रेट आप जाके पूछ लें अवाम से, मैं नहीं कहता। ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान में करप्शन आज पिछले जो पीएमएल की गवर्नमेंट है उससे ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। इसलिए तो सर या तो आपको फौरी तौर पे नैब से राब्ता करना चाहिए। पाकिस्तान हर साल नीचे गिर रहा है।
जी चले, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर ने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और हामिद मीर साहब से भी हमने कमेंट्स के व्यूज। एक छोटा सा वक्त लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे। जरूर देखिएगा, एक छोटा सा वक्फा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मोक की रोकथाम और इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब नेशनल क्लैमिटीज प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958 के तहत स्मोक आफत करार। PDMA पंजाब कंट्रोल रूम में स्मोक मॉनिटरिंग सेल का कायम। सूबा भर में फसलों की बाक़ियात, कूड़ा करकट, टायर, रबड़, प्लास्टिक वगैरह की बजरिया आग तलफी, धुआं छोड़ती गाड़ियों पर पाबंदी आए। एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर चलने वाले सनती यूनिट्स, फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाले स्टोन क्रशर्स, गैर मयारी ईंधन की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल मना है। 7 नवंबर 2020 के बाद ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हामिल भट्टाजात को काम जारी रखने की इजाजत होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुकदमात, भारी जुर्माने और कैद की सजाएं। हुकूमत पंजाब। बेटा हाथ धो लो पहले। बेटा हाथ धो लो पहले। थक गया हूँ बहुत। लाला हाथ तो धो लो पहले। ये क्या आप सब हाथ धो के हाथ धोने के पीछे ही पड़े हो? खाना खाने से पहले भी हाथ धो, खाना खाने के बाद भी हाथ धो, सुबह भी हाथ धो, शाम को भी हाथ धो, बाहर से आऊं तब भी हाथ धो। अरे इतना हाथ तो धोऊंगा तो खाल उतर जाएगी मेरी। और अगर इतनी बार हाथ नहीं धोगे ना बेटा तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। अच्छा लगे या बुरा, सेहतमंद और जिंदा रहना है, कोरोना से बचना है, बेटा हाथ तो धोने पड़ेंगे। कहो तो मैं आके सिखाऊं? नहीं नहीं, मैं समझ गया। आप लोग बैठे, मैं हाथ धो के आया। साबुन से 20 सेकंड तक बार बार हाथ धोएं, खास तौर पर बाहर से आने या ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों को छूने के बाद। कोरोना से खुद को बचाएं, हाथ धोना मामूल बनाएं। कोरोना की अलामत हो तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पे कॉल करें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है एजाज चौधरी साहब ने। आप पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से भी आपने खिदमात सर अंजाम दी हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकालने के हवाले से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अमरीकी जो सदारती इंतखाबात हैं एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए हैं। ताहाल वोटों की गिनती का मामला जारी है और उसकी वजह भी यही है कि रिकॉर्ड कोविड-19 की वजह से रिकॉर्ड वोटिंग हुई। कुछ 10 करोड़ के करीब बैलेट, जिसे अर्ली वोटिंग कहते हैं, वो पड़े हैं। लेकिन जो मौजूदा अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी भी ट्वीट किया है कि स्टॉप द काउंटिंग। और जो बाइडेन साहब जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं और जो 264 इलेक्टोरल वोट लेकर सिर्फ 6 वोटों की दूरी पे हैं व्हाइट हाउस के नए मकीन बनने के हवाले से, वो कहते हैं काउंट द वोट। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका में आप रहे, आपके क्या मुशाहिदात हैं? ये जो इस वक्त का अमेरिका में एक डिवाइडेड अमेरिका देख रहे हैं, वॉयलेंस के भी वाकयात हो रहे हैं और अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से जो फ्रॉड का जुमला इस्तेमाल किया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा कि वोट डिसइनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, तो क्या इस पे आपका ओवरऑल क्या तबसरा है कि इस तरह के इंतखाबात कभी पहले आपने अमेरिका में होते हुए देखे और ये उनके सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने बाहर आ गए हैं? एजाज साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पिछले 4 साल में जो मसाइल पैदा हुए हैं अमेरिका में कई हवालों से, खुसूसन अमेरिका के अवाम के अंदर एक बहुत बड़ी वो पैदा हो गई है, एक जिसे कहते हैं खलफशार आ गया है जी। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का उसमें बहुत ज्यादा हाथ है। अब उसी का किसी हद तक शाखसाना हमें ये थोड़ा नजर आ रहा है। मेरा
अपना तजर्बा ये है कि 2004 में भी मैं उस जमाने में वहीं पे काम करता था। हमारे अक़वाम मुत्तहिदा का जो मिशन है न्यूयॉर्क में, अच्छा। तो फ्लोरिडा रीकाउंट अगर आपको याद हो अल गोर और प्रेसिडेंट बुश का, तो उस वक्त भी ये वाकया हमने देखा था। तो लेकिन आज कुछ जरा ज्यादा मेरे ख्याल में तशवीशनाक हद तक ये खलीज पैदा हो गई है अमेरिका के अवाम। जी, थोड़ा सा रिकाउंट के हवाले से बताइएगा। आपने फ्लोरिडा की बात की, वो बड़ा मशहूर इलेक्शन था और फिर एल गोर ने जो है वो ही स्टेप्ड बैक। इस वक्त जो पोजीशन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ली हुई है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि आज उन्होंने रिकाउंट के लिए भी दरखास्तें जमा करा दी हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में। उन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इंदिया दिया हुआ है, जबकि जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं जो बाइडन, उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि सियासी इख्तलाफ है, इसको दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। और अगर, जो कि उनको नजर भी आ रहा है, वैसे तो अभी भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मैदान में है क्योंकि स्विंग स्टेट्स के नताइज आना बाकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो सदर बन गए तो वो फिर डेमोक्रेट के सदर नहीं होंगे, पूरे अमेरिका के होंगे। तो आपको लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एल गोर की मिसाल को सामने रखते हुए स्टेप बैक करेंगे अगर नतीजा उनके खिलाफ आता है, या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा यूएस की? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अल गोर बुश का जो कंटेस्ट था जी, उसके मुकाबले में ये वाला कंटेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे होगा। अच्छा, क्योंकि पीछे हटने का अमल मुझे होता नजर आ नहीं रहा। लेकिन जो बाइडन ने बात की है वो बड़ी दानिशमंदी और बुर्दबारी की है। अमेरिका में रवायत तो यही रही है जी, कि जब इस किस्म का कोई मामला आए तो मुल्क को ऊपर रखें और जात को पीछे रखें। लेकिन मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शायद आखिरी हद तक अपना मुकाबला इस सिलसिले में करना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा एजाज चौधरी साहब, हमने इस पे 2-3 नशिस्तें की हैं, क्योंकि आप जब सेक्रेटरी खारजा थे पाकिस्तान के तो उस वक्त डेमोक्रेट यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट बारक ओबामा सदर थे, और जब आप सफ़ीर थे अमेरिका में पाकिस्तान के तो उस वक्त मौजूदा जो इस वक्त सदर हैं जो इलेक्शन में इस वक्त पीछे हैं, रेस में 214 इलेक्टोरल वोट हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब वो सदर थे अमेरिका के। पाकिस्तान के लिए रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ज्यादा सूटेबल होता है या डेमोक्रेट प्रेसिडेंट? आपकी क्या राय है? देखिए, रवायतन तो हम यही सुनते आए थे कि रिपब्लिकन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि कई बार हमारी जो वहाँ पे कम्युनिटी है उसके लिए बड़े मुश्किलात भी पैदा हुई। जिस तरह 9/11 के बाद रिपब्लिकन दौर था, लेकिन बड़े मुश्किलात पाकिस्तान के लिए भी पैदा हुई, और डेमोक्रेट्स के ज़माने में भी हुई है। सदर ओबामा जब थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान पे कई हवालों से बहुत दबाव डाला गया था। मैं नहीं समझता कि ये डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स का पाकिस्तान के साथ कोई खसूसी रवैया है। मेरा ख्याल है कि वो अपने मफादात को देखते हुए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का चुनाव करते हैं कि कैसा रास्ता इख्तियार किया जाएगा। और हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाल के तौर पर अपनी लाइन बदली अफगानिस्तान में, जबकि प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में हर वक्त पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम रखते थे कि जी आपकी वजह से अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हो रहा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर इस बात का रियलाइज किया कि भाई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, पॉलिटिकल सोल्यूशन है, तो जनाब से उसने बातचीत करनी शुरू की। अब कोई अगर आप ये कहे कि भाई ये रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ने किया और डेमोक्रेट ने नहीं किया, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ अमेरिका अपने मफादात के हिसाब से चलता है और पाकिस्तान को भी अपने मफादात के हिसाब से ही ये तय करना होगा कि अमेरिका की कौन सी हुकूमत के साथ हमारे कैसे ताल्लुक। तो ये बताएगा, आपने कहा कि अमेरिका जो है वो अपने मफादात के तहत जो है वो चलता है, और अमेरिका में बड़ी मशहूर प्रोवर्ब है कि देयर आर नो फ्री लंचेस। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर सदर जो बाइडन साहब सदर अमेरिका के बन जाते हैं तो इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पॉलिसी इख्तियार की थी अमरीकी अफवाज के इनखला की, और पाकिस्तान में उसमें एक रोल भी था, ज़ल्मे खलीजात जो उनके खसूसी एलची नुमाइंदा खसूसी अफगानिस्तान के हवाले से वो यहाँ पर भी आए, उनकी मुलाकातें भी रहीं,
पाकिस्तान ने एक फैसिलिटेटर का रोल भी अदा किया। पाकिस्तान में भी हम देखा डॉक्टर अब्दुल्ला साहब आए, हिकमत यार साहब आए। वही सिचुएशन चलेगी या बदलाव आएगा? एंड सेम क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया। इंडिया के साथ भी उनके स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। बाराक ओबामा साहब के दौर में मेरे ख्याल में एक बड़ी उनकी स्ट्रेटेजिक डील हुई थी और उसको आगे फर्दर किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। तो वही पॉलिसीज की कंटिन्यूटी नजर आएगी या फिर आप समझते हैं कि जो बाइडेन साहब के आने से फर्क पड़ सकता है इन दोनों महाजों पे, मगरबी महाज पर भी हमें और मशरकी महाज पर भी? बहुत मामूली फर्क पड़ेगा जी। जनूबी एशिया की तरफ बिलअमूम दोनों उम्मीदवारों की पॉलिसी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। दोनों ये समझते हैं कि चीन के साथ अमेरिका का जो मुसाबका है, जो कंपटीशन है, वो चलता रहना चाहिए और चलेगा। दोनों हिंदुस्तान को एक एलाय, एक हलीफ के तौर पर देखना चाहते हैं और दोनों अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। अब जो फर्क आएगा वो बड़ा नुआंसेस में है, जुजियात में है। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान की आपने बात की, तो वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमारा इंटेलिजेंस का सेटअप कुछ रहे और कोई काउंटर टेररिज्म के हवाले से कोई मैकेनिज्म कायम हो। आपने हाल ही में देखा कि आईएसआईएस और दोबारा एक तशद्दुद की लहर आई है, तो काउंटर टेररिज्म के लिए भी कुछ फोर्स रखना चाहेंगे दोनों तरफ से। अब जहां पे थोड़ा फर्क आ सकता है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि बातचीत करें तालिबान जी, जबकि बाइडेन ने अभी तक उसके ऊपर हमें कोई अंदाजा नहीं है कि वो ये बातचीत का सिलसिला बंद कर देंगे या इसको जारी रखेंगे। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो जारी रखेंगे, क्योंकि यही एक उम्मीद की किरण है अफगानिस्तान की तरफ। वहां पे अस्करी हल है नहीं, 18-19 साल ने साबित कर। अब आप हिंदुस्तान की तरफ चले जाइए। हिंदुस्तान की तरफ भी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की ने तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी ज्यादा उनकी हौसला अफजाई कर दी कि उन्होंने हर किस्म के अपने मुल्क में भी आग लगा दी और अपने खित्ते में भी एक हेजमोन के तौर पर अपने आप को साबित करने की कोशिश की। जबकि बाइडेन ने कई बार हिंदुस्तान में बशरी हकूक के हवाले से क्रिटिसाइज किया है, तनकीद की है, कश्मीर के हवाले से की है तनकीद। तो वो हिंदुस्तान को वो तनकीद जो है बशरी हकूक के हवाले से मेरे ख्याल में बाइडेन दौर में उसका सामना करना पड़ेगा। आपने ठीक कहा। कश्मीर के हवाले से जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुसालहत कराने की भी ऑफर्स की थी, मैं आपसे जानना चाहूँगा उस पे, लेकिन कोई 4 साल में हमने देखा पेशरफ्त नहीं हो सकी। जो बाइडेन का आपने कहा कि उन्होंने वहाँ पर जो इंसानी हकूक़ की पामाली उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, कोई इस पे कोई भारत पे कोई प्रेशर डाला जा सकता है या फिर जो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो इस अहम सुलगते हुए इशू को, जो कि एक इंसानी हकूक़ का इशू है, इंसानी अलमिया बनता जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों में वादे वहीद किए गए हैं, पस पुश डाल देगा? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑफर थी कि मैं मीडिएट करूं जी, लेकिन अगर आप गौर करें तो वो ये कहते थे कि अगर दोनों अतराफ चाहती हैं, जाहिर बात है कि हिंदुस्तान तो नहीं चाहता, उसने बार बार कह दिया, तो ये बुनियादी तौर पर कोई संजीदा ऑफर नहीं थी। संजीदा ऑफर ये उस वक्त होती कि अगर वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, मैं हिंदुस्तान पर दबाव डालूंगा कि वो इस हाल की तरफ आए। उन्होंने ये नहीं कहा। तो ये मैं नहीं समझता कि उनके इस बयान से कोई बहुत बड़ा हिंदुस्तान पे कोई दबाव आया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका की इस वक्त हिंदुस्तान के साथ जो पॉलिसी है वो उनका जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है चीन के विज़ावी, उसका वो हिस्सा बना हुआ है। ये हिंदुस्तान की इतनी मोहब्बत नहीं है अमेरिका में जितनी उनको ये ख्याल है कि चीन को जो अमेरिका चाहता है कि उसके इर्तिका को रोके, उसकी राइज को रोके, उसके लिए हिंदुस्तान एक काउंटर बैलेंस पैदा हो सकता है। इसलिए ये इनका आपस में जो गठजोड़ हुआ है उसकी बुनियादी वजह ये है। और यही पता हमारे लिए भी थोड़ा खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम तो चीन के नजदीक भी हैं और हम चीन के साथ दोस्ती निभाना चाहते हैं और रोकना भी नहीं चाहते। लेकिन साथ ही साथ हम अमेरिका को भी कहना चाहते हैं कि आप भी हमारे दोस्त रहे हैं। देखिए, हम आपके लिए तो चीन के दरमियान और आपके दरमियान एक पुल रहे थे। तो हमने ये यानी
जीरो सम गेम हमारे पर ना डालिए कि या हम चीन के साथी हों या आपके साथी हों। हम चीन को किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। ये आपने बड़ी अहम नुक्ता किया है कि हम किसी के एक्सपेंस पे अपने रिलेशनशिप को नहीं आगे बढ़ा सकते। मैं एजाज साहब आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वॉशिंगटन डीसी में रहे, आपका कैपिटल हिल भी जाने का बहुत दफ़ा आप गए, व्हाइट हाउस आप गए, आप जो अमेरिका के सेनेट गए, वहाँ के थिंक टैंक से आपकी इंटरेक्शन रही। पाकिस्तान अमेरिका की तरजीहात में कहाँ प्लेस करता है? मैंने मुतअद्दिद माहिरीन से ये सवाल करता हूँ, वो कहते हैं कि जी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है और पाकिस्तान को एक ही प्रिज्म से देखा जाता है कि कब कब अगर कोई इंटरनेशनल हादसा या सानिया इस रीजन में हो जाए, 9/11 देख लें, फिर इससे पहले अफगान जहाद, उसी जाविये से अमेरिका देखते हैं। हमने बारहा कोशिश की है, जो बाइडन साहब अगर बनते हैं, ये कैरी लूगर बिल में इनका बड़ा कलीदी किरदार था, निशाने पाकिस्तान का एजाज भी इन्होंने हासिल किया हुआ है। अमेरिका की ताकत के ऐवानों में पेंटागन भी आप जरूर आपकी इंटरेक्शन होगी, पाकिस्तान कहां प्लेस करते हैं वो? देखिए, मैं पेंटागन में कोई 60-70 सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से फर्दन वन ऑन वन मिला, और मैंने महसूस किया कि बहुत सारे ओल्ड टाइमर रिपब्लिकन्स हैं, कुछ और भी हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक नरम गोशा भी रखते हैं और वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी अहमियत रही है और वो पाकिस्तान अमेरिका का हलीफ रहा है। बदकिस्मती से पिछले 15-20 साल में हमारी जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट थी, पेंटागन और CIA ने वहां पे जो ब्रीफिंग्स की, वो ब्रीफिंग्स में वो ये कहते रहे उनको मुसलसल कि अमेरिका को अफगानिस्तान में इसलिए फतह नहीं मिल रही कि पाकिस्तान ने तालिबान को पनाह दे रखी है। अब ये बार उन्होंने इतनी बार कहा कि वहां पे बहुत सारे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को ये महसूस होने लगा कि जैसे पाकिस्तान अमेरिका की शिकस्त का जिम्मेदार है। हालांकि हकीकत ये नहीं थी, हकीकत ये थी कि अमेरिका की ये जो अप्रोच थी कि हम अस्करी एक वहां पे हल ढूंढ लेंगे, हम एक ऐसी फतह करेंगे जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम का हल नहीं था। जब ये उन्होंने ट्रैक इतने सालों बाद बदला, तब उनको एहसास हुआ कि काश कि हम ये इस तरफ चलते शुरू से। तो हमारा इंप्रेशन जो है वो इन ब्रीफिंग्स ने वहां पे बहुत ज्यादा खराब किया। अब जब वो हकीकत सामने आई है तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी कॉकस में ये ख्याल आएगा कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, इसकी अहमियत से हर एक का को अंदाजा है कि ये बहुत अहम मुल्क है, इस हवाले से अमेरिका के मफादात के हवाले से भी। सर, टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो ये बताएगा, ये तो आपने बताया कि वहां पर जो कॉकस है उनको, और वैसे भी हमने देखा है कि लॉबिंग बड़ी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है अमेरिका में, और वाशिंगटन डीसी में तो बाकायदा लॉबिंग जो कंपनीज हैं, PR कंपनीज, उनको हायर भी किया जाता है। पाकिस्तान की अब क्या ऑप्शन होनी चाहिए? और अगर जो साबिक नायब सदर जो बाइडन साहब सदर बन जाते हैं, क्योंकि 6 वोटों की दूरी पे हैं और बहुत से माहिरीन कह रहे हैं कि वो हासिल कर लेंगे, और उनकी जो नायब सदर हैं कामला हारिस, ज़ाहिर बात है इंडियन ओरिजिन है उनका, जो बाइडन के जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रहे हैं, और जैसे मैंने कहा उनको निशाने पाकिस्तान का एजाज़ भी दिया गया है, पाकिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी में उनका नरम गोशा आपको दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से, और हमारी ऑप्शंस क्या होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स द एंड? एजाज साहब, एक मुझे नजर आ रहा है कि जो बाइडन एक लिहाज से ट्रंप से जरा फर्क होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ कोई स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट नहीं रखी। आपको याद है ओबामा दौर में एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, 6 वर्किंग ग्रुप्स थे, जी। लेकिन इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई सिलसिला नहीं रखा। तो बाइडन चूंकि खुद जिस तरह आप कह रहे थे कि उस एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छा किरदार अदा उन्होंने किया, तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें किसी हद तक जो है बातचीत का आगाज होगा। बातचीत से फिर मसाइल हल होते हैं और रास्ते जो हैं खुलते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि जो बाइडन पाकिस्तान की अहमियत को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और पाकिस्तान खुद भी चाहता है कि अफगानिस्तान का मसला हल हो। आई थिंक अब तो हर एक को वाज़ेह हो गया है कि एक पूरा अमन अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हक में है, खित्ते के हक में है, और हमने इसके लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हवाले से भी थोड़ा सा बेहतरी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई आवाज नहीं उठाई हिंदुस्तान की तरफ से जो ज्यादतियां पूरे मुल्क में वहां पे की जा रही हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत, और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर में, वहां पे भी मैं समझता हूँ कि कुछ आवाज कम से कम उठाई जाएगी। बुनियादी उनकी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो तो नहीं तब्दील होगी, लेकिन हिंदुस्तान को किसी हद तक थोड़ा बहुत
दबाव जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, हमसे खसूसी तौर पे गुफ्तगू करने का। व्यूअर्स, एजाज चौधरी साहब हमसे बात कर रहे थे और अभी तो हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कौन सदर बनेगा, गेम इज स्टिल ऑन, लेकिन चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो कि फिगर्स बता रही हैं कि जो बाइडन साहब अमेरिका के सदर इलेक्ट हो जाएंगे। और वैसे मैं देख रहा था उनकी तारीख सबसे मुअम्मर तरीन सदर जो हैं वो ये इलेक्ट होंगे। आने वाले दिनों में हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, मुल्क की सियासत पर भी नज़र रखेंगे, लेकिन इस हफ्ते का जो स्पेल है वो अपने अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को 10:05 में। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।